क्लास 12 केमिस्ट्री का मैंने फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डाल दी थी, जिसके अंदर मैंने 20 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया था और सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके हो रहे हैं और इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करके आना है। आज अब जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम स्टार्ट करेंगे 21 से क्वेश्चन को और देखेंगे किस तरीके से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। डेटा नीचे दी हुई है, इससे पहले जो वीडियो डली है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आई बटन में भी आपको मिल गया होगा। उसमें भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कहा था, हमने वहां भी किया था। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, आपको डिफरेंशिएट नहीं करना, डिफाइन करना है और किसका यूज करके, नीचे दिए गए डेटा का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन दिखाता हूँ आपकी ही बुक में से, क्योंकि सभी कुछ आपके बुक से ही रिलेटेड आती है, बुक से बाहर नहीं आता। ये आपका चैप्टर है और 9 चैप्टर, इसके अंदर देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन किस तरीके से आपको दी हुई है। द एंथैल्पी चेंज, ठीक है सुनना अच्छे से सुनना, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड को बनाने में जितना एंथैल्पी चेंज आता है ना, जितना एंथैल्पी चेंज आता है 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड को बनाने में जितना एंथैल्पी चेंज आता है और वो किसमें, मोस्ट स्टेबल स्टेट में हो, उसी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहोगे आप कि 1 मोल ऑफ क्या आपका फॉर्म्ड हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मेशन देखो किस चीज का हो रहा है क्वेश्चन में। तो 1 मोल ऑफ आपका यहाँ पे 2 मोल हो रहा है, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ H2 फॉर्म किया जा रहा है। 2 मोल ऑफ H2 फॉर्म किया जाता है स्टैंडर्ड स्टेट में। और इसका जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो तो पहले अपन निकाल लेते हैं, फिर डिफाइन करेंगे। तो एंथैल्पी चेंज निकाला कैसे जाता है और किस तरीके से निकाला जाता है, सबसे पहले वो देखते हैं। हमारा एक रिएक्शन होता है डेल्टा एफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। आपका एच जो होता है वो आपका होता है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का लेते हैं, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लेते हैं आपका इसका रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते हैं। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम यहाँ पे किसको देखते हैं, या अगर आप क्वेश्चन में देखते हो ना तो आपको एक मिस्टेक दिख जाएगी। क्या, यहाँ पे देखो क्वेश्चन का एंथैल्पी दिया हुआ है H2O2 का, और यहाँ क्वेश्चन में देखो दोनों तरफ H2O है। तो रिएक्टेंट के अंदर H2O2 है और H2O बन रहा है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, याद रखना। तो अगर क्वेश्चन में देखेगा तो यहाँ पे 2 नहीं लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है और ये रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे देखोगे H2O2 और इसकी आपकी एंथैल्पी दी हुई है यहाँ पे ये फॉर्मेशन, और जो H2O है उसका ये दिया हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपका फॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में क्या है, सबसे पहले 2 मोल ऑफ वाटर। तो 2 मोल ऑफ वाटर के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस में 286 कर दिया जाएगा, 286। फिर माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का, और रिएक्टेंट में भी है 2 मोल्स ऑफ आपका क्या, H2O2 है, तो इसका माइनस में 188 कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई करते हो, सॉल्व करते हो, तो यहाँ से आपका माइनस में 198 किलो जूल पर मोल आपका आंसर निकल के तैयार हो जाता है। तो ये निकला। तो आपने क्या कहा कि 2 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन 2 मोल ऑफ H2O2 से हुआ, एंड जो एंथैल्पी चेंज हुआ इन अ स्टैंडर्ड स्टेट वो आपका माइनस 198 किलो जूल हुआ। इसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। और ये चीज पूछा था हमने, बता दी। अब ये पूछ रहा है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक लग रहा है एंडोथर्मिक लग रहा है। एंडो मतलब होता है एनर्जी को आने दो, मतलब एनर्जी को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। एक्सो मतलब एनर्जी रिलीज। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे एनर्जी आपको रिलीज होते दिख रही है, फॉर्मेशन हो रहा है तो फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो 21st क्वेश्चन आपका यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, लगाया आंसर निकल के तैयार है। इसके बाद जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को कर डाला, अब आया एक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन इजी होते हैं। देखो कैसा बोला हुआ है, इसने बोला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल ABCE, डी भी होगा यहाँ पे, डी भी होगा, डी नहीं दिया हुआ है, ABCDE। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक देख रहे हो, मिस्टेक कैसे कैसे दिख रहे हैं आपको, ABCD दिया ही नहीं है ना, और नीचे आपको दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिख जाते, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ABCDE दिया हुआ है गिवन बिलो, और दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं कि आपका A+, A+। मैंने यहाँ पे ना कुछ टाइप ऑफ एलिमेंट लिख दिए हैं ताकि आपको पता चल सके ये एलिमेंट इस तरीके के होते हैं।
तो इसने बोला है अरेंज करना है मेटल को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इसने कहा है कि इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, क्या होती है, ये चीज पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको कर पाएंगे। तो याद रखना कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका आपका रिड्यूसिंग पावर जो होगा, रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो आपकी लोअर होगी। जिसकी लोअर होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी लोअर होगी वो आपका स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, दूसरे को तो रिड्यूस करना और अपने आप को ऑक्सीडाइज करना, दूसरे को रिड्यूस अपने आप को ऑक्सीडाइज। तो ऐसा को ढूंढो जिसकी पावर लोअर हो और लोअर से लोअर वाले का हायर रिड्यूसिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर हायर होगा, ठीक है, लोअर वाले का। तो हम ढूंढेंगे सबसे ज्यादा वाला। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा वाले का सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, देखो 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 80 दिख रहा है। 80 आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है पॉजिटिव में, तो हम लिख देंगे सबसे पहले 80। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो सबसे छोटा, मतलब इसकी पावर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पावर वाला सबसे कम रिड्यूसिंग पोटेंशियल। याद रखना मैंने क्या बोला, जिसका लोअर रिड्यूसिंग पोटेंशियल होगा वो हायर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जिसका कम वैल्यू होगी वो हायर होगा रिड्यूसिंग पोटेंशियल। तो इसमें कम वैल्यू वाला तो यही दिख रहा है, तो इसकी हायर होगी। तो यहाँ पे हायर को नहीं देना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, तो सबसे लोएस्ट ढूंढेंगे और सबसे लोएस्ट के लिए हम सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे और सबसे बड़ी वैल्यू हमें पॉजिटिव 80 ही दिख रही है। इसका पता चल गया कि 20 जो है वो आपका सबसे कम रिड्यूसिंग पावर रखेगा, ठीक है। फिर बी के बाद आपका कौन होगा, यहाँ पे देखेंगे सेकंड आपका 79, उसके बाद छोटा ये, तो ये आपका हो जाएगा फिर क्या सी। और सी के बाद हम देखें, अगर इसके बाद आते हैं हम फिर माइनस में आ जाते हैं, तो माइनस में आप देखोगे यहाँ पे माइनस में 0.74, फिर ये आपका आ जाएगा ई। और फिर देखेंगे हम तो उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, डी, फिर आपको डी दिखेगा और डी के बाद देखो तो ए दिखेगा। और ये आपका ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया। तो यही चीज पूछा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, हमने लगा दिया, कितना इजी था, है ना। और मैंने बता दिया कि जिसका लोअर होता है वो हायर रिड्यूसिंग पोटेंशियल की पावर को रखता है। तो इस तरीके से आपने ये भी क्वेश्चन कर लिया। देन जैसे ही आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, बी में आते हैं। बी में बोला है व्हाट आर एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, ये क्या होते हैं और इनके आपको नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको छाटने हैं। तो इनको कहा जाता है कि एम्फीप्रोटिक स्पीसीज जो होते हैं ना, हम कहते हैं कि आपका ऐसा होना चाहिए जो दोनों तरफ से डोनेट कर सकता है ना। मतलब मैंने क्या कह दिया यहाँ पे SCN दे दिया, ठीक है, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव किसी को भी डोनेट करे, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ये H प्लस में हो जाएगा और ये CN माइनस में हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये पॉजिटिव H भी यहाँ से डोनेट कर सकता है, ये भी इसको डोनेट करेगा, ये भी इसे डोनेट करेगा, नेगेटिव वाला भी ये भी डोनेट कर सकता है। तो जब दोनों साइडों से एक दूसरे को डोनेट करना स्टार्ट कर दिया जाए, दोनों जगह से डोनेट प्रोटोन को किया जाने लगे, तो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कहलाते हैं। और इसमें अगर एग्जाम्पल पूछ रहा है तो ये भी आपका डोनेट करेगा। OH माइनस के पास प्रोटोन नहीं है तो ये तो डोनेट नहीं करेगा, ये भी नहीं, यहाँ पे वाटर भी नहीं, यहाँ पे देखो तो CN भी नहीं, ये कर सकता है और SCN कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी है ये स्पीसीज छाटने थे, छाट के हमने बता दिया इस तरीके से, कितना इजी था, पता चल गया ना। ऐसे जो दोनों तरफ से डोनेट करे उनको क्या हो जाता है। देन इसके बाद ए और बी पार्ट खत्म हो जाते हैं, आ जाते हैं हम 23 पे। और 23 जो क्वेश्चन है वो आपके थोड़े फिगर आए हैं। और फिगर मैंने बताया कि जो आपके पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक चैप्टर को अगर आपने वीडियो को देखी होगी, मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था, तो वहां भी मैंने बता रखा है कि पी ब्लॉक में से आपके फिगर आते ही हैं। मैंने स्पेशली फिगर के ऊपर ही वीडियो बनाई है भैया, देख तो लो, लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की पूरी, पॉलीमर का, फिगर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, अभी सारे चैप्टर आएंगे, देखते चलना, जैसे जैसे बताते चल रहा हूँ, जो जो बता रहा हूँ वो आते चलेंगे। इसने बोला ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके 1 मार्क्स 2 मार्क्स आप ले सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कभी ऐसा बड़ा वाला है ना ड्रॉ करने के लिए, हम क्या करते हैं ड्रॉ करने टाइम, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एस कितने, तो यहाँ पे आपको एस कितने दिख रहे हैं, 1 और 2, तो मैंने 2 एस लगा दिए। अब इन एस को कनेक्ट करना है ओ से, तो यहाँ पे ओ से कनेक्ट करेंगे तो 8 है, तो हम यहाँ डबल ओ से कनेक्ट करेंगे, एक इससे फिर एक ओ से, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। फिर जो बच्चा है इन दोनों को एक एक हम डबल बॉन्ड ओ देंगे, डबल बॉन्ड ओ देंगे, ठीक है, और एक ओ एच देंगे, एक ओ एच देंगे। अब इसके बाद भी क्या कुछ बचा है ये चेक करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए और 2 एच तो चलेगा, बस 2 और ओ बच गए, जो बचा हुआ है उसे डबल बॉन्ड ओ से और जोड़ दो, हो गई इसकी फिगर कंप्लीट, है ना। ये चीज फर्स्ट वाले का। अगर हम Cl वाले पे आते हैं तो इस Cl वाले में क्या करते हैं, क्लोरीन को बीच में रखा जाता है,
और क्लोरीन के साथ हमेशा क्या किया जाता है, पहले क्लोरीन जितने हैं तो क्लोरीन के साथ एक यहाँ पे OH को जोड़ दो, OH को जोड़ दो, और बच गए जो उन्हें डबल बॉन्ड O से जोड़ दो। तो यहाँ पे 3 O दिख गए, तो डबल बॉन्ड O से मैंने तीनों O को जोड़ दिया, फिगर कंप्लीट है। ओके, देन इसके बाद जैसे ये चीज कंप्लीट हो जाता है, फिर हम आते हैं बी पार्ट पे, फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। तो बी क्या कहता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, सल्फर हैज ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग चेन बनाने की ये प्रॉपर्टी होती है, लॉन्ग चेन है ना। कार्बन को जानते हो ना, इसके पास भी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन 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 इटसेल्फ क्या करते रहते हैं, एक चेन बना लेते हैं लॉन्ग। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा टेंडेंसी होती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपने कान के ऊपर ना, जैसे O है तो O अपने कान के ऊपर ना 2 लोन पेयर रखता है, और लोन पेयर है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे H2O होता है, तो यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इनका रिपल्सन जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सल्फर, क्योंकि सल्फर जो होता है जब S8 की फॉर्म में आपका प्रेजेंस होता है नेचर के अंदर, जैसे इसको आप हीट देते हो ना, सल्फर को हीट देते हो, तो ये अपनी लिंकिंग तोड़ देता है, लिंकिंग तोड़ देता है और एक लॉन्ग चेन बना लेता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कारण ये रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से ये बॉन्ड टूट नहीं पाता और यहाँ पे ये लॉन्ग चेन बना नहीं पाते। लेकिन सल्फर इजीली क्या होता है, हीट देने से ये अपना बॉन्डिंग तोड़ के लॉन्ग चेन बना ले, रीजन ये होता है, और ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं। F2 यहाँ पे पूछता है कि F2 जो है सेकंड पार्ट, कि F2 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन। क्यों, क्योंकि F2 जो होता है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन क्लोरीन। F2 जो होता है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एलिमेंट है ना, वो F2 ही होता है, रेदर देन कहा जाए तो क्लोरीन। ठीक है, और जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, उसमें क्या होता है आपका स्ट्रॉन्गर, किसी भी शेयर पेयर्ड आयन को, कोई कोई शेयर कर रखा है ना किसी आयन को, सपोज कि इन दोनों में स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग हो रखी है, तो फ्लोरीन देखेगा ना ओ तरीके, इन दोनों के बीच में शेयर पेयर्ड बॉन्ड बने हुए, उनको अट्रैक्ट करने की पावर भी रखता है ये फ्लोरीन। ठीक है, दो जनों के बीच में अगर बॉन्डिंग बनी पड़ी है ना, तो वहां उसको तोड़ के, मतलब दो कपलों के बीच में जाके लड़ाई लगवा के और उसकी कपल को अपने पास लेके आ जाएगा, ऐसा इंसान है ये फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन में ये भी प्रॉपर्टी रखी जाती है। ठीक है, फ्लोरीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रीजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी खींचने की पावर होती है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, क्लोरीन से। तो ये आप यहाँ पे देख लोगे। देन इसके बाद आ जाते हैं हम 24 क्वेश्चन पे, और 24 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कह सकता हूँ इजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन इजीएस्ट तब कहूंगा मैं जब आपने क्वेश्चन को समझा, वरना ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है, इतना खतरनाक क्वेश्चन है, आपको ये लगेगा कि इससे खतरनाक क्वेश्चन इस पूरे क्वेश्चन पेपर में नहीं है। देखो कैसे, इसने बोला है, क्वेश्चन समझना, अब ब्लैक कलर्ड कंपाउंड ए, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है ए, उसको मैग्नीज, मैग्नीज है, ठीक है, व्हेन फ्यूज विद KOH, और ये मैग्नीज का कंपाउंड है ए जो है, और उसको फ्यूज किया गया है, रिएक्ट किया गया है KOH के साथ अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब ऑक्सीजन के, गिव अ ग्रीन कलर कंपाउंड बी। ठीक है, जब ए ब्लैक कलर है, उसको KOH के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको ग्रीन कलर का कंपाउंड बी मिलता है, और फिर बी को आपने ट्रीट किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन के साथ, तो आपको पर्पल कलर का एक कंपाउंड सी मिलता है, और फिर आपने सी कंपाउंड को वाटर के अंदर रख दिया एक दिन के लिए, तो आपको एक ब्राउन कलर का कंपाउंड मिलता है। तो पूछ रहा है ABCD क्या है, और ऑल्सो द रिएक्शन भी बताना है। तो मैं आपको बताऊं तो एक मैग्नीशियम का आप KMnO4 और MnO4 की प्रिपरेशन का रिएक्शन अगर आप जानते हो, तो वो ये दोनों रिएक्शन आपको याद करने होंगे, KMnO4 का भी, ठीक है, और आपका MnO4 की रिएक्शन प्रिपरेशन पे बेस आपकी जो रिएक्शन होती है ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन बना देते हैं। तो रिएक्शन क्या होता है, 6 KOH के साथ प्लस में 3 MnO2 प्लस में 6 KClO3 को रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा 3K2 MnO4 प्लस में 6 KCl प्लस में 3H2O। ये देखो प्रिपरेशन के रिएक्शन में लिख रहा हूँ बस, ठीक है, उसी रिएक्शन में आपको दिखा दूंगा मैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको 6K2 MnO4 को फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारा 6 MnO4 बनता है, ठीक है, और ये हमारा फिर यहाँ पे 6 KCl निकल जाता है। फिर जो हमारा ये MnO4 है, इस MnO4 को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, MnO4 को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, वाटर के साथ, तो यहाँ से MnO2 बन
ठीक है, ये रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इसने बोला ब्लैक कलर का कंपाउंड है, बिल्कुल ब्लैक कलर का एक कंपाउंड है, ये आपका कलर जो होता है ये ब्लैक कलर का ही कंपाउंड है, ये विदाउट ऑक्सीडाइजिंग ब्लैक कलर कंपाउंड है, ठीक है, ब्लैक कलर। फिर इसको हमने क्या किया, KOH के साथ फ्यूज किया, KOH के साथ रिएक्ट किया, तो हमारा एक बनता है K2MnO4, ये हमारा बी बना, ये हमारा ए था, देख रहे हो कितना इजी हो गया, ये बी बना, ये ए था। फिर हमने क्या कहा, बी को इसने क्या कहा कि ट्रीट करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के से, हमने यहाँ पे बी को Cl2 के साथ ट्रीट किया, हमारा ये बना, और ये सी कंपाउंड है, और जो सी कंपाउंड है उसे वाटर के अंदर रख दिया मैंने एक दिन के लिए, ठीक है, तो डी बनता है, DMnO2 बनता है। तो ये भी CD आइडेंटिफाई करो, सारे के सारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन की 3 रिएक्शन थी, अगर ये याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो। कलर भी आपको पता चल गया, ये जो होता है ब्लैक कलर में होता है, ये आपका किस कलर में बना, ग्रीन कलर में। जब इस ग्रीन कलर कंपाउंड को आपने क्या किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो आपका एक पर्पल कलर का ये कंपाउंड मिलता है, और इस पर्पल को जब आपने किया तो आपका ब्राउन कलर का कंपाउंड मिला। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा रिएक्शन भी हो गया और क्वेश्चन भी हो गया, ABCD भी फाइंड आउट हो गए। समझ आया ना, 24 यहीं पे खत्म। जैसे ही हम 25 पे आते हैं तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ग्रुप्स को -I इफेक्ट और +I इफेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और यहाँ पे स्पीसीज। क्वेश्चन में मिस्टेक ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता यार क्वेश्चन पेपर में। देखो, तो आपको -I इफेक्ट और +I इफेक्ट, इसके लिए आपको इफेक्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये इफेक्ट्स के लिए मैं बता देता हूँ कि बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है इफेक्ट का, उसे एक बार रीड करो, देन आप इस इफेक्ट के क्वेश्चंस को करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाओगे। इफेक्ट के टॉपिक को बस पढ़ना है, कुछ नहीं। डाउट रहता है तो मुझे नीचे बताना इस इफेक्ट के टॉपिक के लिए, मैं बी पार्ट को आपको कंप्लीट करवाता हूँ। ये इफेक्ट का टॉपिक एक छोटा सा पोर्शन होगा, उसको कवर करो, नहीं रहता तो मेरे को बताओ, मैं इसको कवर करूंगा स्पेशली एक डाउट में, ठीक है, ठीक है, इफेक्ट के टॉपिक को खत्म करवा दूंगा। फिर यहाँ पे बी पार्ट आपका आ जाता है, बी पार्ट भी इफेक्ट पे ही है, लेकिन ये इजीली समझ आ जाएगा, तो आप फर्स्ट पार्ट को भी कर पाओगे, ठीक है। सेकंड पार्ट समझ जाओगे तो फर्स्ट पार्ट को भी कर पाओगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अरेंज करना है फॉलोइंग विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद एल्कोहल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद एल्कोहल, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या करना है, बड़े से छोटे में सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है, फिर उसके बाद लो रिएक्टिव कौन है। तो यहाँ पे कहा क्या जाता है कि जो आपके +I इफेक्ट देते हैं ना, +I इफेक्ट, +I इफेक्ट, +I इफेक्ट देते हैं, तो +I इफेक्ट कब बढ़ता है, जब आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्या बढ़ते जाएंगे, एल्काइल ग्रुप उसके अंदर बढ़ते जाएंगे। तो +I इफेक्ट क्या होता जाएगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा, और +I इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा तो इसकी वजह से रिएक्टिविटी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होते जाती है रिएक्टिविटी। तो जितना ज़्यादा आपका R बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा आपका R बढ़ता जाएगा, R मतलब एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा ही आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा I इफेक्ट होगा। तो I इफेक्ट देखो सबसे ज़्यादा किस में, ये रहा, तो सबसे ज़्यादा इस R एल्काइल ग्रुप इसमें है, तो इसका जो रिएक्टिविटी होगा सबसे हाई होगा। फिर उसके बाद इसमें है तो इसका उसके बाद होगा, सेकेंड नंबर पे ये होगा, फर्स्ट नंबर पे ये होगा, फिर उसके बाद एल्काइल ग्रुप 1 दिख रहा है तो ये आपका थर्ड नंबर पे होगा, और ये दिख रहा है सिर्फ एल्काइल ग्रुप यहाँ CH3, तो यहाँ पे आपका ये फोर्थ नंबर। तो सबसे छोटा ये, तो हम लिखेंगे CH3 COOH जो है सबसे छोटा है। फिर उसके बाद जो है, इसके बाद जो बड़ा है वो कौन है, इस ये सबसे छोटा, फिर उसके बाद ये है थर्ड नंबर, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर्थ नंबर, उससे बड़ा है आपका क्या, थर्ड नंबर, फिर उससे बड़ा है आपका क्या, आपका सेकेंड नंबर, फिर उससे बड़ा है आपका फर्स्ट नंबर। तो ये लग के तैयार हो गए, लेकिन ये अभी मैंने किस में लगा दिया, ये आपका मैंने लगा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। अब इसको डिक्रीजिंग में करना है, तो डिक्रीजिंग में करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा आपका 2 वाला होगा, उससे छोटा आपका 3 वाला होगा, उससे छोटा आपका 4 वाला होगा। ये लग गए आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस ऑर्डर में लगा दोगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाए। मैंने दोनों ऑर्डर बता दिए, आपके एग्जाम में जो भी ऑर्डर आता है आप उसको लगा दो, आपका ये हो जाएगा। तो इसी बेस पे इंडक्टिव इफेक्ट पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर डालोगे। फर्स्ट पार्ट को भी एक बार ट्राई करके देखना, और एक बार छोटा सा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एक जरूर पढ़ लेना। जैसे ही अब 26 पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन करना है, लेकिन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन करने के लिए हम अमाइन को डायरेक्ट ना ऐड करके हम यहाँ पे एसिलेटेड अमाइन को क्यों ऐड करवाते हैं, ऐसा क्या रीजन है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जब हम अमाइन को जब ऐड करते हैं ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनता है। मीन्स कह सकते हो कि बेंजीन रिंग है एनिलीन में,
बेंजीन रिंग आता है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग आया, इस पे आप NH2 को ऐड करोगे, NH2 को बोल सकते हैं एसिलेटेड अमाइन जब डाला जाता है तो उसकी वजह से एक आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, और कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ही हम एसिलेटेड अमाइन का यूज करते हैं। अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो उससे हमारा क्या होता है कि वो रिएक्शन जो होता है एक कॉम्प्लेक्स को बना के ही छोड़ देगा और रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होगा। इसीलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पूरा कैरिड आउट करने के लिए ही हम इस एसिलेटेड अमाइन का यूज करते हैं, याद रखना। इसलिए करते हैं क्योंकि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। देन बी पार्ट पे आते हो, तो बी पार्ट पे क्या कर रहा है, राइट द मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट लिखना है। व्हेन फिनोल रिएक्ट विद Br2, Br2 से रिएक्ट करते हैं फिनोल को, फिनोल जानते हो ना, बेंजीन रिंग के ऊपर इस बार क्या डलेगा, OH। तो मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग बना दी, ये बेंजीन रिंग, इस पे OH लगा दिया, फिनोल। अब इस फिनोल के साथ जब रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे रिएक्ट किया गया, और रिएक्ट में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे Br2 तो होता है या Br2, और आपका यहाँ पे Br2 को CS की प्रेजेंस में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक कैटलिस्ट है 273 केल्विन पे, जब हम रिएक्ट करते हैं तो एक आपका क्या बनता है, एक आपका दो प्रोडक्ट बनते हैं। आपका एक यहाँ पे फिनोल है, ये फिनोल आपका OH ये लेके आएगा, ये आपके 3 बॉन्डिंग, ये आपका ऑर्थो पैरामेटा आप जानते हो, तो यहाँ पे एक यहाँ पे केस लेके आता है एक Br ये, एंड सेकंड Br जो होता है वो मेटा पे लेके आता है, और मेटा वाला जो होता है, जो मैं ये सेकंड बना रहा हूँ मेटा वाला, ये आपका मेजोरिटी प्रोडक्ट Br, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, तो इसमें इसने ये बोला था तो हमने ये बना दिया, तो यहीं पे आ जाता है 26 हो जाता है, खत्म। तो रिएक्शन के क्वेश्चन देख रहे हो, ऑर्गेनिक आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशली पासिंग मार्क्स तो ऑर्गेनिक ला देती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ आनी चाहिए, तभी पासिंग मार्क्स आ सकते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। इसके बाद 27 देख रहे हो, अब आपका आया है किसमें से, केमिकल काइनेटिक्स। अगर ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का अच्छे से कर लिया तो 6 मार्क्स का, क्या बात है, मैंने करवा रखा है कवर केमिकल काइनेटिक्स को, ठीक है। क्या बोला हुआ है, राइट द रेट लो, रेट लो लिखना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट लो लिखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट हाफ लाइफ ऑफ, ठीक है, हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब हाफ लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन से आपका इंडिपेंडेंट होता है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले रेट लो लिख के दिखा देते हैं। तो रेट लो आपका यहाँ पे होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी, ऊपर ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, नीचे ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन है, तो ये रेट लो बन जाता है। लेकिन रेट लो के बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, आपका फाइनल एट टाइम टी पे आपका ये कंसंट्रेशन, इसने बोला है कि हाफ लाइफ, फर्स्ट बोला इसने, हमने लिख दिया, हाफ लाइफ बोला इसने, हाफ लाइफ की बात करते हैं अब। यहाँ पे आप जानते हो ये रिएक्शन आपका, यहाँ पे टी जो होता है वो हाफ लाइफ बन जाएगा, टी हाफ लाइफ बनते ही आपका जो नीचे वाला आर है वो R/2 बन जाएगा। तो यहाँ से K इज इक्वल टू 303 डिवाइडेड बाई टी हाफ लाइफ पीरियड, और यहाँ पे लॉग में आएगा आपका, लॉग में ये तो आपका R0 ही रहेगा इनिशियली, एट टाइम टी के बाद ये आपका R0/2 हो जाएगा, R0/2 हो जाएगा। जैसे ही R0/2 होता है ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद ये आपका टी हाफ लाइफ तो लेके आएगा, इज इक्वल टू आपका 3200 हो जाएगा 2.303 हो जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका क्या लेके आएगा के, और लॉग में यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, लॉग 2 की वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पे टी हाफ लाइफ पीरियड जो होगा वो आपका लेके आया 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो आपका बिल्कुल सही बोला गया कि जो आपका हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी डिपेंडेंट नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया, रेट लो भी हो, रेट लो भी और ये भी, ठीक है। जैसे ही आप ये चीज कर लेते हो, ये क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक है, ये खत्म। तो रेट लो लिखना, रेट लो की डेफिनेशन, आप डेफिनेशन देखो, रेट लो लिखने का तरीका, रेट लो का डेफिनेशन ये आप समझ जाओ किस तरीके से किया जाता है। जैसे ही फिर अब आ जाते हैं हम बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करना आपको कि टाइम रिक्वायर जो 99% कंप्लीशन को करने में है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। मतलब कि आप जो 99% अगर कंप्लीट करते हो ना काम, तो 90% करने में जितना टाइम आपने लिया है ना, उसका डबल टाइम 9% ज्यादा बढ़ने पे हो जाता है। मतलब अगर 1 घंटा आप 90% में ले रहे हो, 90% में, तो 99 पहुंचते पहुंचते आपको 2 घंटे पूरे लेने पड़ेंगे, ये शो करना है। तो मीन्स कह सकते हो कि 99% कंप्लीशन और जो 90% कंप्लीशन का रेशो है वो आपका 2:1 होना चाहिए।
ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो 2:1 और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 99 इज इक्वल टू T90 के बराबर आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए प्रूफ करने। देखते हैं सही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी टाइम का रिएक्शन देखा था ना हमने, 99 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2.303 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय के आ जाएगा, लॉग में रहेगा, लॉग में आपका यहाँ पे ए नॉट रहेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए। आर ले लो, ए नॉट ले लो, कंडीशन ये रहेगी। तो टाइम आप 2 टाइम मतलब आपका टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, पहले 100 है फिर 99 है, तो 100/99 अगर करते हो तो आपका 1, तो 100/1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो लॉग 100 की बात करें तो 2 आता है, तो टी मतलब T99 जो होगा वो आपका क्या लेकर जाए, 2.303 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे लेके आएगा के और मल्टीप्लाई में रहेगा 2, ऐसा। 90 वाले केस में आते हो तो 90 वाले केस में ऊपर ये तो 100 ही रहेगा, नीचे आपका 100 - 90 हो जाएगा। तो 100 - 90 आपका कितना लेके आएगा, 10 लेके आएगा। 10 से 10 को काटे हो तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की वैल्यू लेके आएगा, ऐसा कुछ। केस समझ रहे हो ना, आपने फॉर्मूला यही लगाया है, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के, एंड लॉग में आप वैल्यू को पुट करोगे ना, उसने कहा है कि आपका फर्स्ट केस में 99% कंप्लीशन हो रहा है, तो एक ही जगह पे ऊपर इनिशियली आप 100 थे, है ना, और फाइनली आप क्या हो गए, 99% कंप्लीशन हो गया, तो 100 माइनस आपने 99 कर दिया, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, लॉग में तो ऊपर यही रहेगा 100 ही रहेगा, नीचे आपका 1 हो जाएगा, और 100/1 1 होता है, और यहाँ पे 10 की पावर 2 रहेगा, और 10 की पावर 2 लॉग को सॉल्व करोगे तो 2 नीचे आ जाएगा, और लॉग 10 हो जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये तो लिखा ही है, और 2 1 जा 2 मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। और अगर 90 के केस में आते हो तो 100 - 90 करते हो तो आपका 10, और एक जीरो से एक जीरो काट देते हो तो आपका ये बचता है। अगर आप देखो, अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालता हूँ तो आप क्या देखते हो, ऊपर 2 आया डिवाइडेड बाय 1, तो यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा था। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूफ कर दिया और क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम 28 क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है, सेम वही केस है, आपको इक्वेशन पूरी आनी चाहिए। वही है कि इक्वेशन पूरी आती है लेकिन उसमें से बीच में से गायब कर दिया, पता चलना चाहिए। लेकिन यहाँ याद रखना, अगर आपको कभी भी दिख जाए CH3Br और Mg ईथर ये दिख जाए तो समझ जाना वहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात होने वाली है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन होते हैं बड़े ही मजेदार होते हैं, ठीक है। तो उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो कभी भी आपको ये दिखेगा तो यहाँ से जो रिएक्शन बनता है वो बस MgBr जो होता है वो इससे ऐड हो जाता है, यहाँ पे Mg ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो ये लेके आएगा CH3 तो रहेगा ही, Mg और Br ये ऐड हो गया, बन गया ए, आपका बन के तैयार। अब ए के साथ आपने CO2 की रिएक्शन करवाई और हाइड्रोनियम आयन भी दिया है, तो हाइड्रोनियम आयन देते ही आपने यहाँ पे जैसे रिएक्शन करवाया इसके साथ, तो ये आपको क्या कर देगा, एक बी पार्ट देगा, और बी जो मिलता है आपको, उस बी की रिएक्शन आपने किसके साथ कर दी, इसके साथ की, तो एक आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे बनता है, और कॉम्प्लेक्स आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3, और ये रिएक्शन डायरेक्ट ही हो जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। ये हुआ। जैसे ही आपने ए को रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड से और हाइड्रोनियम आयन से, तो उसने उसको क्या कर दिया, एक सिंपल से कंपाउंड में चेंज कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH में, और उसको फिर हमने फर्दर रिड्यूस कर दिया, किससे, SOCl2 से। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूस करते ही इसको जैसे ही आपने इसके साथ रिएक्ट करवाया ना, तो ये पता क्या दे देगा, यहाँ से CH3 देगा, COCl दे देगा, क्या दे देगा, इस तरीके से ये आपका यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जैसे ही बनते हैं ना यहाँ पे, इस तरीके से ये रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हुआ। अब यहाँ पे हमने डी तो बना दिया, पहले ही डी बना दिया, अब हमें बी से क्या बनाना है, एक आपका सी भी बनाना है। तो आपको अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है, तो अमोनिया हमेशा अमाइड देता है, क्या देता है आपको, अमोनिया ग्रुप हमेशा अमाइड देगा। कभी भी अमोनिया की रिएक्शन करवाओगे ना तो वो अमाइड ही ग्रुप देगा। तो कैसे पता चलेगा कि अमाइड ग्रुप कौन सा रिएक्शन दे रहा है, कैसे हम कौन सा अमाइड की रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ। तो यहाँ पे आप देखो, मैं लिख देता हूँ, CH3COOH को साथ जब अमाइड की रिएक्शन करवाते हो आप H के साथ, जैसे ही आप NH3 और हीट की रिएक्शन करवा देते हो, तो ये रिएक्शन यहाँ पे CH3 तो रहता ही है, CH3 रहेगा, और CO भी रहेगा, यहाँ पे NH2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ये NH2 रिएक्शन जो होता है वो अमाइड की रिएक्शन देता है, और ये अमाइड की रिएक्शन देके आपका रिएक्शन कंप्लीट कर देता है। तो ये रिएक्शन आपका यहाँ पे बना, और ABCD हमने सब कुछ यहाँ पे बना के तैयार कर दिए। तो MgBr ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो रिएक्शन था, अगर आप ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट को आप पूरा जानते हो तो आप सभी रिएक्शन को ABCD सभी को फाइंड आउट इजीली कर पाओगे। क्या करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट। और डिस्टिंग्विश टेस्ट में क्या किया जाता है, आपको दो रीजेंट दिए जाते हैं और चेक करना होता है कि इन दोनों रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन आप दो
कि इन दोनों का पता चल सके। आपको मैंने दे दिया दो चीज, फिनोल दे दिया और बेंजोइक एसिड दे दिया, और मैंने बताया नहीं कि किसमें फिनोल है किसमें बेंजोइक एसिड है, तो आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए टेस्ट दिए जाते हैं हमें, बहुत सारे टेस्ट है हमारे पास, लेकिन हम देखेंगे बेंजोइक एसिड और फिनोल के लिए स्पेशल कौन सा टेस्ट है। तो एक आपका क्या होता है, आयरन क्लोराइड के लिए होता है, स्पेशली फिनोल के लिए होता है FeCl3 का एक आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट। आप कह सकते हो बेंजोइक एसिड C6H5COOH की जब रिएक्शन आप FeCl के साथ करवाते हो 3 के साथ, तो आपका रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर आप किसके साथ करवा देते हो, बेंजोइक एसिड यहाँ पे था, ये बेंजोइक एसिड अगर आप फिनोल के साथ करवा देते हो, फिनोल के साथ, फिनोल के साथ, फिनोल के साथ करवाते हो, फिनोल के साथ यहाँ पे करवा देते हो, तो फिनोल के साथ करवाते हो अगर FeCl3 का, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा इसके साथ, लेकिन इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो हम इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये रिएक्शन देता है, ये रिएक्शन नहीं देता है FeCl3 के साथ, और ये इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर बेंजोइक एसिड है और इसके अंदर आपका क्या है, फिनोल। ठीक, नेक्स्ट होता है यहाँ पे प्रोपेनॉल और यहाँ पे प्रोपेन। ठीक, यहाँ पे आपका कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप है, ऑल आ जाए तो ये आपको बताता है एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ठीक है, और ओन आ जाए तो समझ जाओ ये कीटोन ग्रुप को बनाता है, COO बॉन्ड को बना देता है। ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड। तो इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके 3 टेस्ट आ जाते हैं। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम 3 टेस्ट कौन से लेते हैं, एक फेलिंग्स टेस्ट होता है, फेलिंग, सारे के सारे टेस्ट नहीं करने की जरूरत है, आप किसी एक को लिख सकते हो। फेलिंग्स टेस्ट हो गया, टॉलरेंस टेस्ट हो गया, ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। ये इन दोनों के बीच में एक आता है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आता है। अब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट किस तरीके का होता है मैं बताऊं तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में NaOI इसका एक रिएजेंट होता है, इसके साथ हम रिएक्ट करते हैं, तो ये जो ओन कीटोन वाला जो होता है इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन जो ओल वाला है कीटोन मतलब एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, और रिएक्ट करके कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो ऑल रिएक्ट नहीं करेगा, ऑन रिएक्ट कर जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये आपका कीटोन ग्रुप है और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। तो हम इसमें किसका, आपका ये आपका ट्रू देता है, इसके साथ कीटोन के साथ ट्रू देता है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट, और एल्डिहाइड के साथ नहीं देता। तो हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत सारे होते हैं, आप किसी से भी कर दो आपका ठीक होगा, बस करने का तरीका ठीक होना चाहिए। देन इसके बाद 29 पे आते हैं। तो 29 जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके लिए मैं कहूँगा स्पेशली चैप्टर है, और आपके लिए मार्क्स वेटेज वाले चैप्टर है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, नेमिंग कैसे की जाती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सभी वीडियो के अंदर बता रखा है, आप वीडियो को देख सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट जैसे दिया हुआ है यहाँ पे PT NH3 2 Cl NO2, इसकी नेमिंग करना, बताना क्या नेम करोगे, किस तरीके से नेमिंग करोगे। तो नेमिंग करने टाइम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में देखना होता है, अगर बाहर हो तो हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर तो है नहीं, तो एक बार नेमिंग के लिए वीडियो जरूर देख लेना, जरूर प्लीज, तो आप नेमिंग अच्छे से करोगे। तो ये पॉजिटिव आयन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, और पॉजिटिव आयन में फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक आप जो आपका मेटल होता है, मीन्स कह सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, उसकी हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबके सब यहाँ पे न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल के बाद इसका देखा जाए तो ये X हो जाएगा, और यहाँ पे इसका देखा जाए तो ये -2 लेके आएगा, तो -2 = 0 लेके आएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो X की वैल्यू 2, तो मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया हमारा 2 निकल गया। अब नेमिंग करने टाइम हमें ये पता होना चाहिए किसको क्या कहते हैं। NH3 जो है इसको हम अमाइन कहते हैं, तो अमाइन यहाँ पे 2 है, तो हमें ये स्टार्टिंग में याद रखना, लिखा जो जाता है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है। तो इसे हम लिखेंगे पहले डाई अमाइन, इसको हमने लिख दिया डाई अमाइन, ये हो गया डाई अमाइन, 2 हो गए। फिर इसके बाद हमारा है ये क्लोरीन, और क्लोरीन को हमेशा लिखा जाता है क्लोरीडो, क्या लिखा जाता है, नेगेटिव में, ठीक है, तो हम लिख देंगे क्लोरीडो, इसको लिखा जाता है क्लोरीडो। फिर हमारा आ गया उसके बाद नाइट्रो, और नाइट्रो वाला यहाँ पे नाइट्रीटो N होता है एक, और नाइट्रीटो O होता है, तो यहाँ पे ये नाइट्रीटो N वाला है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नाइट्रीटो N, ये हो जाएगा, ठीक है। और नाइट्रीटो N लिखने के बाद हमारा सेंट्रल मेटल एटम का नाम आता है, और वो हमारा क्या है, प्लेटिनियम, तो हमारा हो जाएगा प्लेटिनियम, और क्या है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमने इसका नेमिंग कर दी। नेमिंग देखा किस तरीके से हमने किया, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में किसका नाम पहले आ रहा है, अमाइन का पहले आया तो हमने लिख दिया डाईअमाइन, फिर हमारा क्लोरीन था तो हमने लिख दिया क्लोरिडो, फिर हमारा नाइट्रो था तो हमने लिख दिया नाइट्रीटो N, फिर हमारा यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम था प्लेटिनियम, और जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आया 2 वो ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया।
कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा मेटेलिक बिहेवियर ये सब लिखना होता है। पहले हम इनके नेमिंग ही देख लेते हैं, फिर मेटेलिक बिहेवियर भी देख लेंगे। नेमिंग में अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है नेमिंग में, वो क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप निकालो, हम लास्ट वाले का पहले करते हैं, फिर इसके बाद इसका करेंगे। लास्ट वाला क्या है, थर्ड वाले को पहले करते हैं, छोटा सा है, फिर हम सेकंड वाले को भी करते हैं। यहाँ पे निकल दिख रहा है, कार्बोनिल दिख रहा है, और ये आपका 4 दिख रहा है। सबसे पहले जो नेमिंग होती है वो लिगेंड की होती है। तो यहाँ पे 4 है तो इसको हम लिख देंगे टेट्रा, क्या लिख देंगे, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल लिख देंगे। और निकल है तो निकल लिख देंगे, निकल, निकल, यहाँ पे निकल हो गया। और निकल के बाद ये कितने पे है, तो इसका ये 0 पे आता है, क्योंकि ये इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल पे ये आपका न्यूट्रल है तो निकल क्या हो जाए, 0, तो ये 0 नंबर पे आ जाएगा। तो टेट्रा कार्बोनिल और निकल, और ये आपका 0 पे आ जाए, तो ये चीज़ आपका यहाँ से आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम इसको लिखते हैं, इसका अगर लिखते हैं, तो इसके लिखने के लिए पहले हम इसमें और भी चीज़ें पूछी गई है, ज्योमेट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसका जो ज्योमेट्री होती है, इसकी ज्योमेट्री आप देखो तो 4 चीज़ दिख रही है, आपको दिख रहा है ना, निकल आपका बीच में रहेगा, निकल आपका बीच में रहेगा, और 4 अलग अलग रहेंगे, तो इसको टेट्राहेड्रल शेप कहा जाता है। ऐसे शेप क्या बनते हैं, टेट्राहेड्रल वाले शेप बनते हैं। ये टेट्राहेड्रल शेप लेके आएगा, और इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर लेके आएगा ये, वो डायामैग्नेटिक लेके आएगा। क्या लेके आएगा, डाया। इसको भी करने का तरीका मैंने बता रखा है, ठीक है। बहुत स्पिन को देखा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको बताया जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट आपका निकल जाता है। लेकिन अगर आपको ये पता चले, क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी डायामैग्नेटिक मतलब क्या है, कि आपका डायामैग्नेटिक यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा नहीं बचा जो आपका पेयर्ड ना हो। सबके सब पेयर्ड है, सबके सब पेयर्ड रहेंगे, सबके सबको मिल गया अपना साथी, पेयर्ड है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक में आ जाएगा, ठीक। जैसे ये डायामैग्नेटिक में आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन हम डायामैग्नेटिक के ले लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले की नेमिंग क्या है, पहले इसको तो देख ले, फिर हम इसकी मैग्नेटिक और इसकी बिहेवियर को भी देख लेंगे, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर। तो सेकंड वाले की नेमिंग देखोगे अगर, तो आपको यहाँ दिख रहा है NH3 4 दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है और बार। तो ये इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, 2 भागों में डिवाइड होगा, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव में। फिर हम देखेंगे इनका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको जब कोबाल्ट का निकालेंगे तो X रहेगा, ये आपका -2, ये 1, तो आपका -2 और -1 इजिकल्स टू 0, तो X इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ गया, ये कंप्लीट 3। तो कोबाल्ट का आपका 3 मिल गया। अब जैसे ही कोबाल्ट का 3 मिला तो आपको ये मिल गया 4 है अमाइन, तो मैं लिख दिया टेट्रा अमाइन, मैंने क्या लिख दिया, टेट्रा अमाइन। यहाँ पे ये टेट्रा अमाइन लेके आया। फिर आपका टेट्रा अमाइन लेने के बाद ये डाइक्लोरो लेके आएगा, ये देखो डाइक्लोरो, मैंने लिख दिया डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरो लेके आ गया। जैसे ही डाइक्लोरो लेके आता है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट है, और कोबाल्ट के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका 3 आ जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, क्लोराइड बाहर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे क्लोराइड। लिखने का तरीका आपको समझ आना चाहिए। देखो लिखने का तरीका हमने कैसे लिखा, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे अल्फाबेटिक में तो अमाइन सबसे पहले आता है, तो अमाइन कितना, 4, तो मैंने लिख दिया टेट्रामाइन। फिर हमने देखा यहाँ पे क्लोराइड है, मतलब लीगेंड जितने भी होंगे उन सभी को, जो भी अटैच लीगेंड है सेंट्रल मेटल एटम से, उनको लिखा जाता है। फिर हमने लिख दिया डाइक्लोरो, यहाँ पे हमारा डाइक्लोरो आ गया, ठीक है, डाइक्लोरो। जैसे ही डाइक्लोरो आया उसके बाद हमारा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, कोबाल्ट, इसकी हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 3, और बाहर आपका बाहर था क्लोराइड, तो उसको हमने लिख दिया क्लोराइड। अंदर वाले लिगेंड के अंदर हम चेंज करते हैं, कभी भी उसमें ओ लगा दिया जाता है, नेगेटिव सेंड होता है हमारा लिगेंड, तो उसमें लास्ट में ओ लगा दिया जाता है। लेकिन अगर बाहर अगर कोई डिजिट लिखी हुई है या कोई एलिमेंट लिखा होता है तो उसका नाम पूरा का पूरा लिखा जाता है। ये सभी कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, टेंशन मत लो, उस वीडियो को जरूर देख लो। तो इसमें हम इसके बाद जो ये पता चल जाता है, तो इसके बाद हम इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर वगैरह ये भी देख लेते हैं। तो ये आपका ये पैरामैग्नेटिक में आ जाता है, कौन सा आ जाता है, ये पैरामैग्नेटिक के अंदर आएगा, ठीक है, निकाल लोगे मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक के अंदर आएगा। एंड ज्योमेट्रिकल शेप भी पूछा गया है कि ज्योमेट्रिकल शेप किस तरीके का बनेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो DsP3 होगा, ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, और ये ऑक्टाहेड्रल होगा। देखो कितने आपके 4 2 6 और एक सात, 7 7 आपके लग रहे हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल की आपकी उस सीरीज में आ जाएगा। जैसे ऑक्टाहेड्रल की सीरीज में आता है, ये ऑक्टाहेड्रल बनाता है, और ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये सब लेके आते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपका पैरामैग्नेटिक में ही आ जाता है। आपका शेप देखा जाता है, आपका मैग्नेटिक बिहेवियर देखा जाता है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के अंदर आपका आ जाता है। तो मैंने ये चीज़ें ऊपर ऊपर से इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको नेमिंग आ जाए, नेमिंग के बाद आपका ये पता चल जाए
और इजीली तरीके से आपको समझ आए, उसके लिए एक बार जरूर वीडियो को देख लो, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता दो। देन आपका 30 क्वेश्चन आ जाता है, और 30 क्वेश्चन आपके लिए 6 मार्क्स का क्यों इंपॉर्टेंट है। ये वेस्पर थ्योरी पे आया, और वेस्पर थ्योरी आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट। आप कुछ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये जो वेस्पर थ्योरी है वो जरूर पढ़ना है आपको। मैंने इसलिए स्पेशली आपके लिए यहाँ पे इसको ऑन भी कर दिया, वेस्पर थ्योरी का केमिकल बॉन्डिंग ये टॉपिक को। केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे आपका टॉपिक, ये देखिए केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे मैंने ऑन कर रखा है। ये रहा केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर के अंदर आओगे तो यहाँ पे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कि जो माना गया है, लेट किया गया है कि इसका अगर इस शेप में रहता है, ठीक है, तो इस ये बना जाएगा। अगर AX2 की फॉर्म में रहता है तो लीनियर होगा, AX3 की फॉर्म में रहता है तो प्लेनर एंड ट्राइगोनल होगा। तो इस तरीके के शेप आपके बनते हैं, ये बता रहा है ऐसा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पूछा गया है, स्टेट करना पोस्टुलेट ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी भी आपको मिल जाएगी। इस चैप्टर में से आपको ये थ्योरी ही पढ़नी है, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी पढ़ लो। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब जो ऑर्डर है इनका, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स के बीच में, ये भी आपको बताने ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इनके बीच में जो ऑर्डर्स लिखे जाते हैं वो ऑर्डर्स भी आपको बताने। इसके अंदर ऑर्डर्स भी आप वैलेंस सेल थ्योरी पढ़ोगे तो वो ऑर्डर मिल जाएंगे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये कैसे कैसे आपकी चेंज होती है, ठीक है, ये ऑर्डर। फिर आपसे पूछा गया ये ऑर्डर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसके अंदर कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स AX4 AX5 AX6, ठीक है, इनका 4 वाले 5 वाले और 6 वाले का। तो 4 वाला 5 वाला और 6 वाला यहाँ पे आपको देखो इस फिगर के अंदर आपको दिख जाएगा। 4 5 और 6 कहाँ हो भैया, ये देखो 4 आपको दिख जाएगा टेट्राहेड्रल, 5 आपको दिखा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और 6 आपको दिखा ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से शेप बन जाता है। और जो आपको ऑर्डर कहा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये ऑर्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो होता है ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। तो देखा कितना इजी था ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन। बस आपको पोस्टुलेट लिखने, ऑर्डर लिखनी है, और आपको शेप बताना है, और एक एग्जाम्पल कोई सा भी दे दो, कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के दे दो, आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आज की वीडियो में ये क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ, और मैंने जो वीडियो की लिंक बताई है प्लीज बच्चा पार्टी उन सभी चीजों को जरूर देख लो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली मैं कहूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर्स वगैरह का जो वीडियोस है उनको जरूर देख लेना। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मज़ेदार टॉपिक के साथ, जरूर देख लेना, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जय हिंद, जय भारत।